अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम चैप्टर नंबर 8 से स्टेशनरी वेव्स से रिलेटेड ही नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में स्टेशनरी वेव्स से रिलेटेड 3 बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। सबसे पहला, स्टेशनरी वेव्स क्या हैं, कैसे प्रोड्यूस होती हैं। फिर उसके बाद हमने स्टेशनरी वेव्स ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग देखा और आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है स्टेशनरी वेव्स इन एन एयर कॉलम। बच्चों, स्टेशनरी वेव्स, जिस तरह हमने स्ट्रिंग के ऊपर स्टेशनरी वेव्स को प्रोड्यूस किया, हमारे पास एक स्ट्रिंग थी, उसको हमने 2 फिक्स्ड एंड के साथ अटैच कर दिया और स्ट्रिंग को स्ट्रेच करने से उसके अंदर 2 वेव्स प्रोड्यूस हुई, डिफरेंट डायरेक्शन में उन्होंने मूव किया और जब रिफ्लेक्ट होकर वापस आई तो उन्होंने स्टेशनरी वेव्स बनाई। अच्छा, अब स्टेशनरी वेव्स एयर के अंदर किस तरह से प्रोड्यूस की जा सकती हैं, उसके लिए हमारे पास होता है एक एयर कॉलम। ठीक है, अब ये एयर कॉलम क्या होता है? एयर कॉलम एक पाइप की तरह होता है, जैसे कि हमारा एक ऑर्गन पाइप होता है। ठीक है जी, ऑर्गन पाइप। ये ऑर्गन पाइप क्या होता है? अक्सर आपने देखा होगा कि जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके अंदर बड़े बड़े लंबे लंबे पाइप्स इस्तेमाल किए जाते हैं मुख्तलिफ़ तरह के नोट्स, साउंड नोट्स प्रोड्यूस करने के लिए। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और पिच के ऊपर मुख्तलिफ़ तरह के जो साउंड नोट्स हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए हम एयर कॉलम जो यूज़ करते हैं उसको ऑर्गन पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, अब होता ये है कि इस ऑर्गन पाइप या इस एयर कॉलम के अंदर हवा को डिफरेंट प्रेशर के ऊपर या आप यूँ कह लें कि प्रेशराइज्ड एयर इसके अंदर दाखिल की जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप उस प्रेशराइज्ड एयर को किस तरह से दाखिल करते हैं। क्या आप उसको दोनों तरफ से दाखिल करते हैं ताकि अपोजिट डायरेक्शन में आने वाली वेव्स जो हैं वो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करें, या आप एक ही एंड से प्रेशराइज्ड एयर उसके अंदर दाखिल करते हैं? तो ये डिपेंड करता है कि आपके पाइप की जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसी है। क्या आपका पाइप दोनों एंड से ओपन है या एक एंड से क्लोज़ है? अगर तो वो दोनों एंड से ओपन है तो जाहिर बात है कि आपको दोनों एंड से ही एयर चाहिए, और अगर वो एक एंड से क्लोज़ है तो फिर आपको एक ही एंड से एयर वहाँ पर चाहिए होती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये होती है, चूँकि ये जो स्टेशनरी वेव्स हैं ये एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से बन रही हैं, तो अगर पाइप दोनों एंड से ओपन होगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं दे आर फ्री टू वाइब्रेट। इस रीजन में जो पार्टिकल हैं एयर मॉलिक्यूल्स वो फ्री हैं वाइब्रेट करने के लिए, लिहाजा यहाँ पर क्या बनेगा? एंटी नोड। क्योंकि अगर वो फ्री हैं तो उनके जो एम्पलीट्यूड्स होंगे वो मैक्सिमम होंगे, इसलिए जो ओपन एंड हैं वहाँ पर क्या बनेंगे? वहाँ पर बनेंगे हमारे एंटी नोड्स। ठीक है, और अगर पाइप हमारा क्लोज है एक एंड से तो जो एंड क्लोज है, चूँकि वहाँ से मॉलिक्यूल्स रिफ्लेक्ट होकर आएंगे, लिहाजा वहाँ पे क्या बनेगा? वहाँ पे नोड बनेगा। तो दोनों पाइप्स को हम तफसील से अलग अलग डिस्कस करते हैं, लेकिन लेक्चर को शुरू करने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है यहाँ पर। वो ये है कि मैं बार बार एक लफ्ज़ बोल रहा हूँ कि एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से हमने, जाहिर बात है कि ये जो 2 वेव्स आ रही हैं ये वेव्स भी एयर, इनको आप साउंड वेव्स कह लें क्योंकि ये एयर मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन से आ रही हैं। तो लेट्स सपोज कि ये साउंड वेव्स हैं। ठीक है, तो अगर ये साउंड वेव्स हैं लेट्स सपोज, तो साउंड वेव्स तो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, वो तो कंप्रेशनल होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो पैटर्न्स आपको नज़र आ रहे हैं ये पैटर्न्स तो ट्रांसवर्स वेव्स जैसे हैं। तो ये जो कर्व्स आपको नज़र आ रहे हैं एक्चुअली ये वेव्स नहीं है, बल्कि ये मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशंस के एम्पलीट्यूड हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही है। जहाँ पर आपको ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स के एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो मैक्सिमम है और जो यहाँ पे है उनके मिनिमम है। ठीक है, अदरवाइज़ इस पाइप के अलोंग जो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं एयर के, एक्चुअली वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, वो कंप्रेशनल वेव्स ही हैं। इसलिए आपने यहाँ पर कंप्रेशनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स को कंफ्यूज नहीं करना। तो ये पैटर्न सिर्फ ये बता रहे हैं कि एम्पलीट्यूड कहीं पे मैक्सिमम है और कहीं पे ज़ीरो है। उसके बाद हम सबसे पहले इस पाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं जो ओपन है दोनों एंड से। ठीक है, इस पाइप के अंदर जो सबसे पहला फंडामेंटल हार्मोनिक है, पहले हम उसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है ये v/λ के बराबर होती है। अगर यहाँ पर f1 है तो यहाँ पर λ1 आएगा। स्पीड जो है साउंड की आपको पता है वो सब के अंदर ही सेम रहेगी। अब देखें, जो फर्स्ट हमारा हार्मोनिक है उसमें अब अगर आप काउंट करें तो ये एक लूप बन रहा है। हाफ लूप ये है और हाफ लूप ये है, तो ये एक लूप बन रहा है।
इस पाइप की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, L है, ठीक है। लेकिन ये देखें, एक एंटी नोड से अगले एंटी नोड तक जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाई 2 के बराबर होता है। सो हमारा जो लेंथ है ये लैम्डा बाई 2 के बराबर आ गया। इसको मैं लैम्डा 1 कह लेता हूँ। और यहाँ से अगर मैं लैम्डा 1 निकालूँ तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा 2L। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें तो F1 हमारे पास आ गया V/2L, ठीक है। ये तो वही फ्रीक्वेंसी निकल आई जो हमने स्ट्रिंग के ऊपर जो है वो देखी थी, जब हमने उसके ऊपर स्ट्रिंग के ऊपर हमने स्टेशनरी वेव्स पैदा करके देखी। अच्छा, अब जो सेकंड हार्मोनिक आपको नज़र आ रहा है, सेकंड हार्मोनिक में आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 लूप्स बन रहे हैं, दरमियान में एक कंप्लीट लूप है और हाफ लूप ये और हाफ लूप ये है, ठीक है। अब देखें, एक एंटी नोड से अगले एंटी नोड तक ये तो हो गया लैम्डा बाई 2। अब इस एंटी नोड से अगले एंटी नोड तक फिर लैम्डा बाई 2। तो टोटल लेंथ जो है, अब इसमें कितनी वेवलेंथ्स हैं, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा, इसको मैं लैम्डा 2 कह लेता हूँ। सो लैम्डा 2 इज इक्वल टू L। अब मैं F2 निकाल सकता हूँ। F2 आएगा मेरे पास V ओवर लैम्डा 2। V ओवर लैम्डा 2 किसके बराबर है बच्चों, वो L के बराबर है। अब यहाँ पर हम एक मैथमेटिकल ट्रिक करेंगे, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो V/2L है ये तो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बन गई। इसका मतलब है कि F2 जो है वो किसके बराबर है, 2, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, F1 के। तो ये बिल्कुल वही फ्रीक्वेंसी निकल आई जैसा कि हमने स्ट्रिंग के वाले केस में देखा था कि हर फ्रीक्वेंसी जो है, मतलब F3 जो है वो क्या आएगी, वो 3F1 आएगी। यानी कि जो नंबर ऑफ लूप्स बढ़ेंगे, ठीक है, आप नेक्स्ट हार्मोनिक की तरफ जाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी और स्पीड क्या होती वेवलेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद जो थर्ड हार्मोनिक है, इसमें आप देख रहे हैं 3 लूप्स बन रहे हैं, 1, 2 और ये 3 लूप्स। तो अब देखें, एक एंटी नोड से अगले एंटी नोड तक ये हो गया लैम्डा बाई 2, ये फिर हो गया लैम्डा बाई 2 और ये फिर हो गया लैम्डा बाई 2। अब हमारी लेंथ जो है वो किसके बराबर आ गई, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2। और इसको मैं क्या कह देता हूँ, इसको मैं लैम्डा 3 कह देता हूँ। अब यहाँ से अगर मैं F3 निकालूँ तो F3 मेरे पास आएगा V बाय लैम्डा 3। V बाय लैम्डा 3 की वैल्यू पुट करें, ठीक है जी। यहाँ से लैम्डा 3 निकालें, लैम्डा 3 आएगा 2L बाय 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2L ओवर 3। अब देखें, ये जो V/2L है ये अगेन F1 बन गया। सो F3 इज इक्वल टू 3F1। इसी पैटर्न को देखते हुए हम यहाँ पे क्या रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, हम ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि किसी भी हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटेग्रल मल्टीपल है। यहाँ पर जो n है ये हमारे पास 1, 2, 3 और 4 अप टू सो ऑन। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ भी क्वांटाइज्ड है क्योंकि किसी भी हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी के अंदर F1 मौजूद है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया कि अगर हमारा पाइप दोनों एंड से ओपन हो, लेकिन अगर पाइप एक एंड से क्लोज़ हो, तो अब क्लोज एंड पे तो ऑब्वियसली क्योंकि क्लोज है, रिफ्लेक्शन होनी है वहाँ से, तो वहाँ पे तो नोड बनेगा, और ओपन एंड पे क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। सो फंडामेंटल हार्मोनिक जो है इसमें हाफ लूप है बजाय एक लूप होने के, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहूँ, F1 मेरे पास क्या आएगा, V ओवर लैम्डा 1। अब यहाँ से देखें, ये टोटल लेंथ जो है ये L है, लेकिन यहाँ बन रहा है एंटी नोड, यहाँ बन रहा है नोड। एंटी नोड और नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये लैम्डा बाई 4 के बराबर होता है। सो हमारे पास जो L है दैट इज़ इक्वल टू लैम्डा 1/4 या लैम्डा 1 इज़ इक्वल टू 4L। यहाँ पे पुट करें तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है इस केस में ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई V/4L। अब जो सेकेंड हार्मोनिक है उसके अंदर आप देख रहे हैं कि 1.5 लूप बन रहा है, 2 लूप नहीं, 1.5 लूप। तो देखें यहाँ पर एक एंटी नोड से अगले एंटी नोड तक ये तो हो गया लैम्डा बाई 2 और फिर ये हो गया लैम्डा बाई 4। तो टोटल लेंथ जो है ये बराबर है लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4। अगर आप सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पर 4 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस लैम्डा, ये बन गया 3 लैम्डा बाई 4, ठीक है। और इसको मैं लैम्डा 2 कह लेता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा 2 की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो ये बनेगा 4L/3। अब ये वैल्यू की मदद से मैं F2 निकाल सकता हूँ। F2 इज़ इक्वल टू V बाय लैम्डा 2। यहाँ पर देखें जी, V बाय लैम्डा 2 जो है ये 4L/3 है, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें V/4L ये तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। सो F2 इज़ इक्वल टू 3
3F1। इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट हार्मोनिक है वो 3F1, ठीक है। इसी तरह से अगर आप उससे अगला हार्मोनिक निकालेंगे, थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो वो 5F1 आएगी। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स हैं, यानी कि F1 है, इसको मैं F2 की बजाय इसको मैं F3 कह देता हूँ, और अब इसको मैं जो है वो F5 कह देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स मौजूद हैं, यहाँ पर इवन हार्मोनिक्स नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जनरल फार्मूला बनाया जा सकता है, और कैसे बनेगा, Fn इज इक्वल टू NF1, लेकिन n यहाँ पे 1, 3, 5, 7 एंड अप टू सो ऑन। इसका मतलब है कि अगर पाइप एक एंड से क्लोज हो तो उसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, उसमें इवन हार्मोनिक्स नहीं होते। इसका मतलब है कि वो पाइप जो बोथ एंड से ओपन है, दोनों एंड से ओपन है, उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाली स्टेशनरी वेव्स के जो हार्मोनिक्स हैं वो ज़्यादा रिच हैं, क्योंकि इसमें सारे हार्मोनिक हैं, इसमें इवन भी हैं ऑड भी हैं, लेकिन इस केस में सिर्फ हमारे पास इवन ऑड हार्मोनिक्स है, इवन नहीं है। इसका मतलब है कि ये एक MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन से हार्मोनिक ज़्यादा रिच हैं, ठीक है, इन द सेंस ऑफ हार्मोनिक्स, ठीक है, इन द सेंस ऑफ अवेलेबल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। सो इस सेंस में जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई है दोनों एंड से ओपन वाले पाइप की, उसके हार्मोनिक ज़्यादा रिच हैं, क्योंकि वहाँ पर दोनों हार्मोनिक मौजूद हैं, इवन भी और ऑड भी। तो बच्चों ये था हमारा स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स के, ना सिर्फ स्ट्रिंग के ऊपर बल्कि आप एयर कॉलम्स के अंदर भी स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, और क्या उसके रिज़ल्ट होंगे ये भी हमने डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।